प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप नलगे कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि आहार का हमारे जीवन में कितना महत्व है, आहार हमें कैसे लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान में ये आई होगी कि जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। ये रूल आप सभी अच्छी तरह से दिमाग में अपने बिठा लेना। जितनी भूख है भूख के अनुसार खाना। कई बार ये देखा जाता है, मैंने ऐसे केसेस देखे कि लोग बीमार पड़े रहते हैं, जैसे बुखार आ गया फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन मैं लेता हूँ एग्जांपल। बुखार है, उसका मुंह का टेस्ट पूरा कड़वा हो गया है, उसको कोई भी इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन घर में उसको ऐसा कहा जाता है कि नहीं, तुझे ठीक होना है तो खाना पड़ेगा ना, अगर तू नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में बुखार की सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना ये भी ट्रीटमेंट का एक प्रकार है। तो इसीलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालना बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसी तो कई सारी गलतफहमियां हैं, उसकी अगले जैसे जैसे समय अनुसार उसकी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन खाने के मामले में ये रूल अगर हम फॉलो करते हैं, जितनी डिमांड उतना सप्लाई, इतना भी अगर आप फॉलो करना सीख जाते हैं तो भी आपको अपने हेल्थ में एक आश्चर्यकारक परिवर्तन महसूस होने लगेगा। प्यारे दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा आहार ये अग्नि के अनुसार, हमारे जठराग्नि के डिमांड के अनुसार होना चाहिए। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है, भारत देश है, इसमें अलग अलग 6 ऋतुएं होती है। अब वो 6 ऋतुएं कौन सी होती है, ये ऋतुओं के बारे में भी बहुत सारे मतांतर है। कोई कहता है 3 ऋतु होती है, कोई कहता है 4, कोई 5, कोई 6। लेकिन आयुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि 6 सीजन्स होते हैं। वो 6 सीजन्स कौन से हैं, आप अगर सुन रहे हैं तो आप उसको नोट कर लेना। क्यों? क्योंकि इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि बाहर जैसा परिवर्तन आता है, जैसा सीजन चेंज होता है, उस अनुसार हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, उस अनुसार हमारे आहार में भी चेंजेस आने चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हम अपना वैसा ही सिलसिला जारी रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कौन से है वो 6 सीजन और उनका हमारे शरीर के दोषों के साथ क्या कनेक्शन है, ये आप पहले अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले तो मैं हेल्दी सीजन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे हेल्दी सीजन जो कहा जाता है वो नवंबर और दिसंबर का महीना। जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है, डॉक्टर्स जो है वो लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं क्लिनिक में पेशेंट्स का आना कम हो जाता है। तो कहीं भी बाहर घूमना है, फॉरेन में जाना है, तो ये जो नवंबर दिसंबर का जो महीना है उसको चूज किया जाता है, इसलिए इसको हेल्दी सीजन कहा जाता है। तो ये नवंबर और दिसंबर है जो दीपावली के ठीक बाद शुरू होता है, इसको कहा जाता है हेमंत ऋतु। इसको सबसे हेल्दी सीजन माना जाता है। उसके बाद जो जनवरी और फरवरी में जो ठंड होती है उसको कहा जाता है शिशिर ऋतु। और ये जो शिशिर ऋतु जो होता है और हेमंत ऋतु, इसमें थोड़ा फर्क होता है। वैसे तो 4 महीने ठंड होती है, लेकिन ये ठंड में भी थोड़ा अंतर है। जैसे जनवरी की शुरुआत होती है तो थोड़ा ड्राइनेस आने लगता है वातावरण में, क्लाइमेट में, और उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। शरीर में भी वो ड्राइनेस अपना असर दिखाने लगता है, हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है। और आप अगर देखेंगे तो वैसे देखा जाए तो ये पूरे साल को 2 भागों में, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है उत्तरायण और दूसरे को कहा जाता है दक्षिणायन। आप सभी ये जानते ही होंगे कि गुजरात में उत्तरायण नाम से बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति जो जनरली 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास होती है, उसका मतलब ये है कि उस समय ये अयन का परिवर्तन हो जाता है। माना जो उत्तरायण है वो शुरू हो जाता है,
इसलिए ये बहुत बड़े पैमाने पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है, काइट फेस्टिवल आदि मनाया जाता है। एक सत्र में हम ये भी बात की चर्चा करेंगे कि ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं और उसमें जो भी हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उसका हमारे हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी एक एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही मकर संक्रांति की शुरुआत होती है, तो वो शिशिर ऋतु की शुरुआत है। मकर संक्रांति से शिशिर ऋतु शुरू होता है। जनवरी और फरवरी ये शिशिर ऋतु के 2 महीने हैं, 2 मंथ हैं। उसके बाद ठंड खत्म होके गर्मी शुरू होने लगती है। सूर्य की किरणें पड़ने लगती है शरीर पर और हमारे शरीर में जो कफ जमा हुआ है वो पिघलने लगता है और कफ का प्रकोप हो जाता है। और वो मार्च और अप्रैल का जो सीजन है उसको कहा जाता है बसंत ऋतु। तो ये बसंत ऋतु में क्या होता है, तो जैसे ही ठंड खत्म होके गर्मी शुरू हो जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, अरे गर्मी शुरू हो गई, अभी ठंडा पानी पीना शुरू करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ठंड खत्म होके जो गर्मी शुरू होती है ना, उस समय में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर तुरंत आप ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सर्दी, खांसी, गले की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो उस समय पे कम से कम फरवरी का पूरा महीना और मार्च का कुछ महीना जो है वो गर्म पानी या नॉर्मल वाटर पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे तो फ्रीज का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, एक खास हम पानी के ऊपर भी एक एपिसोड लेंगे। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। उसको कहा जाता है शिशिर ऋतु, जनवरी और फरवरी। मार्च और अप्रैल को कहा जाता है बसंत ऋतु, जिस सीजन में कफ दोष शरीर में बढ़ जाता है और कफ दोष से संबंधित बीमारियां ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जो आता है मई और जून, तो क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रूखापन बहुत ज्यादा हवा में बढ़ जाता है, ड्राइनेस जिसको कहते हैं। तो ड्राइनेस और हीट ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे मई और जून, जून खत्म होते होते बारिश की शुरुआत होती है, तो जो गर्मी है वो खत्म होके बरसात की शुरुआत होती है, तो माहौल जो है वो ठंडा होने लगता है, उसको कहा जाता है वर्षा ऋतु। तो जुलाई और अगस्त ये जो 2 महीने हैं ये वर्षा ऋतु के महीने हैं, जिसमें बारिश बहुत अच्छी तरह से गिरती है। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर ये जो है ये शरद ऋतु का सीजन है। तो सितंबर और अक्टूबर ये महीने में क्या होता है, शरद ऋतु में हमारे शरीर में पित्त जो है उसका प्रकोप हो जाता है। पित्त दोष जो है उससे संबंधित बीमारियां ज्यादा होने लगती है शरद ऋतु में। और वर्षा ऋतु माना जो बरसात का सीजन होता है, उसमें वात से संबंधित समस्याएं ज्यादा बढ़ने लगती है। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे ये समझे कि क्या है ये कफ से संबंधित बीमारी, पित्त से संबंधित, वात से संबंधित बीमारी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर को चलाते हैं। माना ये अगर बैलेंस में होते हैं तो हमारे शरीर के सभी फंक्शंस अच्छी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, माना इसमें से कोई भी एक ज्यादा बढ़ता है या घटता है, तो हम बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वर्षा ऋतु में, माना बरसात के सीजन में, कई लोगों का ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत समय पहले कोई आघात हुआ था किस जगह पे, लेकिन वो केवल बरसात के दिनों में ही वहां पे दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में जो दर्द होता है वो वात की वजह से होता है। और जैसे ही वात का प्रकोप होता है बरसात के दिनों में, तो वो दर्द को बढ़ा देता है। ऐसे ही कई लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो मुझे स्किन की प्रॉब्लम है ये केवल सितंबर और अक्टूबर में ही होती है, और सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में हमारे बॉडी में पित्त जो है वो बढ़ जाता है, नेचुरली सभी के शरीर में बढ़ जाता है, और इसीलिए पित्त से संबंधित बीमारियां जो है वो बढ़ जाती है, गर्मी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। वैसे भी अक्टूबर में कहा जाता है ना, अक्टूबर हीट, हीट ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये पित्त का प्रकोप हो जाता है उस समय में। और कफ के प्रकोप के बारे में मैंने आपको बताया कि वसंत ऋतु माना मार्च और अप्रैल का जो सीजन है, उसमें कफ जो है वो, उससे संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी होगा कि कौन से ऐसे रस हैं जो कफ को कम करते हैं, कौन से ऐसे रस की जो बात कर रहा हूं, रस माना कोई जूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रस माना टेस्ट। जो जैसे 6 प्रकार के सीजन होते हैं, ऐसे 6 प्रकार के टेस्ट आयुर्वेद ने बताए हैं।
तो वो 6 टेस्ट मैंने जैसे बताया था पिछले एक एपिसोड में, एक तो मीठा जिसको मधुर रस कहते हैं, खट्टा जिसको अम्ल रस कहते हैं, नमकीन जिसको लवण रस कहते हैं, तिक्त माना कड़वा रस, कटु माना तीखा और कषाय माना कषैला। देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तिक्त माना तीखा नहीं, तिक्त माना कड़वा, और कटु माना कड़वा नहीं, कटु माना तीखा। उल्टा है ये। तो ये 6 रस होते हैं, और ये जो 6 रस हैं इनमें से 3 रस ऐसे होते हैं जो वात को कम करते हैं, तो बचे हुए 3 रस वात को बढ़ाने का काम करते हैं। 3 रस ऐसे होते हैं जो पित्त को कम करने का काम करते हैं, तो बचे हुए 3 रस पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें से 3 रस ऐसे होते हैं जो कफ को कम करने का काम करते हैं, और 3 रस कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कौन से रस होते हैं जो पित्त को कम करते हैं, वात को कम करते हैं, कफ को कम करते हैं? तो जैसे ये जो मीठा, खट्टा और नमकीन, तो मीठा, खट्टा और नमकीन ये रस वात को कम करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ तासीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखा होगा, खाना जो होता है ना उसकी 2 प्रकार की तासीर होती है, जिसको आयुर्वेद में वीर्य कहा गया है। एक तो गर्म तासीर और दूसरा ठंडी तासीर, जिसको उष्ण वीर्य और शीत वीर्य कहा गया है। तो वात को कौन सी चीजें कम करती है? एक तो जो मीठा है, खट्टा है और नमकीन है, और जो गर्म तासीर वाला है वो वात को कम करता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में हमें ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें ज्यादा हो। और फिर शरद ऋतु जब पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त को कौन सी टेस्ट जो है वो कम करती है? तो पित्त को कम करने वाली चीजें होती है मीठा, कड़वा और कसैला। ये 3 प्रकार के जो रस हैं ये पित्त को कम करता है, और ठंडे तासीर वाली चीजें। तो इस प्रकार से शरद ऋतु में किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए? तो जो मीठा है, कड़वी चीजें हैं जैसे करेला है और कसैला जो है, और जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं वो हमें शरद ऋतु में, माना सितंबर अक्टूबर में हमें आहार में लेनी चाहिए। और जो मार्च अप्रैल का सीजन है जिसको हम कहते हैं वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में हमें किस प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए? तो वसंत ऋतु में हमें तीखा, कड़वा और कषैला और गर्म तासीर वाली चीजें ये हमें आहार में लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कफ जो है वो नियंत्रण में रहता है और हम उससे होने वाले बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने आज के इस एपिसोड में ये देखा कि हमारे जो आहार है और उसमें भी जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट का और हमारे जो शारीरिक दोष हैं उनका क्या कनेक्शन है, और कौन से टेस्ट कौन से दोष को कम करते हैं, कौन से टेस्ट कौन से दोष को बढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा आहार 6 ही रसों से परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन उस सीजन में उन रसों का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। माना फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्षा ऋतु, बारिश के दिनों में मीठा, खट्टा और नमकीन ये चीजें और गर्म तासीर वाली चीजें थोड़ी आहार में ज्यादा प्रमाण में होनी चाहिए। ऐसे ही शरद ऋतु में पित्त को कम करने वाली चीजें, माना कड़वा, मीठा और कषैला और ठंडी तासीर वाली, इसका प्रमाण ज्यादा होने चाहिए। और वसंत ऋतु माना मार्च अप्रैल में कफ को कम करने वाली चीजें, माना कड़वा, तीखा और कषैला और गर्म तासीर, ये चीजें थोड़ी प्रमाण में ज्यादा होनी चाहिए, जो कफ को बैलेंस में रखने में हमें मदद करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने ये बातें समझी कि ऋतु के अनुसार हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे, अलग अलग नई नई जानकारियां आपसे शेयर करते रहेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। ओम शांति।